तो हमने आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, राइट? कल स्टार्ट की थी हमने। अच्छा, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल 19 तो वैसे है हमारा, आपने सभी ने पढ़ा ही है कि क्या क्या दिया है आर्टिकल 19 में। कि एक जो 6 फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19। लेकिन ओरिजिनली कभी कोई बात करे कि ओरिजिनली कितने थे, मतलब जो शुरुआती दौर से इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे जिनको ये प्रोटेक्शन दे रहा था, तो एक्चुअली इसके अंदर 7 थे, ठीक है। बाद में 6 बचे हुए। प्रॉपर्टी, राइट है, तो प्रॉपर्टी रिमूव हो गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि ये हमारा कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 6 बचे। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, समझना है इस चीज को, ठीक है। चल रहा है। एक सेकेंड में। तो बेसिकली हमें इसमें देखना है कि 6 से अलग अलग हमारी जो जितने हैं 6 को हमें रीड करेंगे। बट पहले ये है कि हमारा ओरिजिनली इसमें 7 थे, बाद में 6 हुए। तो ये कई बार इसमें पॉइंट आता है इस चीज को लेकर कि हाँ, ये चीज समझने की बात है। कई बार छोटी छोटी चीजों में दे देता है कि हाँ, इसमें कितने फंडामेंटली कितने थे, अभी कितने हैं, इन चीजों को लेकर, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि फंडामेंटल राइट में ये 19 आर्टिकल 19 जो है, ये सबसे ज्यादा कोर चैप्टर मानते हैं, इसे कोर पार्ट मानते हैं इस चैप्टर का। पूरे उसका फंडामेंटल राइट में सबसे कोर जगह जो है, कोर आर्टिकल है, दैट इज 19। 19 को हम कोर उसमें मानते हैं। अब हमारा ये था कि हम एक एक चीजों को समझें, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, चीजें क्या है, उनको जाने, देखें। और हर चीज को समझना भी है। केवल देखो, सबसे पहले स्टार्ट तो हम करेंगे यहाँ से, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजों को जानेंगे। सबसे नंबर 1 इज दैट ये एक के अंदर है, आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर ही है ABCD करके ऐसे 7, ठीक है। सब क्लॉजेस हैं ये बेसिकली, आपको बता दूं मैं। सो इसमें नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे अगर मैं आपसे बात करूं। वैसे बेसिकली जितना भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई अदर पर्सन भी है, तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे छूट है पूरी तरीके से। बोलने की आजादी है, सुनने की आजादी है, देखने की आजादी है, राइटिंग की आजादी है, प्रिंटिंग की आजादी है। मुझे कोई रोक नहीं सकता इस चीज से, लेकिन उससे किसी को हर्ट ना हो। लेकिन हम आजकल सोचते नहीं, वो अलग बात है, हम वो भी बोल देते हैं, हर्ट होने की कोई बात ही नहीं। कुछ चीजों में हर्ट हो भी सकता है, मतलब किसी के बारे में गलत नहीं होना चाहिए जब तक ना, लेकिन हम आजकल गलत सही देखते नहीं है, सीधा पहले जजमेंट हम खुद दे देते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि न्यूज़पेपर को अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जाएगी, एक्सप्रेशन नहीं दी जाएगा, तो वो अपने आप सही से लिख नहीं पाएगा। और ये हमने कब सीखा? जब ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश में हमेशा जब भी कोई न्यूज़पेपर छापने लगता था उनके बारे में, उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपने सुना है, नाम सुना है ना? कितनी बार मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। तो कितनी बार इन्होंने दबाया, कितनी बार उसे ओपन किया कि हमारे बारे में ना लिखें, ना चीजें हों, क्योंकि गांव गांव जाने लगे, लोग पढ़े लिखे होने लगे। थोड़े बहुत एक जैसे एक भी गांव में पढ़ा लिखा आदमी है तो वो पूरे सभी को समझाता था कि आज के न्यूज़पेपर में ये आया है। तो कोई भी पॉलिटिशियन हमारे यहाँ के जो थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कुछ लिख दिया उसमें, उसको पढ़ के लोग उसी जगह पे पहुंच जाते। मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सअप कर दिया, ग्रुप बन गया, काम हो गया। तो उस टाइम पे यही एक सिस्टम था कि वहां पहुंचना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, पहला पॉइंट अगर हम देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज दिस राइट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस। ये हमें क्या अलाउ करता है? अगर हम इसकी बात करें, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन हमें बोलने की आजादी देता है कि इंडिविजुअल आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, गारंटी।
ये हमें क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स दिस राइट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस, खुद का हम एक्सप्रेस कर सकते, इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस, लिख लो इसमें, देयर व्यूज, अपनी चीजों को, अपने व्यूज, अपने विचारों को हम रख सकते हैं खुलेआम, फ्रीली वाया स्पीच, कुछ भी बोलकर, ठीक है। राइटिंग, राइटिंग में दे सकते हैं किसी को हम, राइटिंग के अलावा हम उसे प्रिंटिंग में दे दें, या कोई अनदर कोई भी ऐसी चीज हो, हम किसी शायरी के थ्रू दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो हम अपनी अपनी चीजों को वहां तक पहुंचाने का मीडियम बना रहे हैं बेसिकली। आजकल स्टोरी बना के डाल देते हैं, आजकल इंस्टाग्राम है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम जाते हैं। आजकल देख लो, आजकल इंस्टाग्राम का इतना बड़ा रोल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, राघव चड्ढा वाला, देख रहे हो? अगर मैं राघव चड्ढा के इस बयान को देखें, मतलब लोगों को, इतने इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, इतने इतने बड़े लोग, और किस चीज पे पीछे पड़े हैं राघव चड्ढा के? इस चीज पर कि राघव चड्ढा के फॉलोवर कम हो गए, इसका मतलब वो सही डिसीजन नहीं ले पाया। भाई वो पॉलिटिशियन है, उसके पास राइट है, आर्टिकल 9, वो सॉरी शेड्यूल 9 में दिया हुआ है सारा कुछ, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको इस चीज को लेकर, ये एंटी डिफेक्शन 9th में है ना कि 10th में है? 10th में है ना? हाँ, इसका शायद 10th में है, मुझे वो थोड़ा सा मैं शायद भूल गया क्या, 10th ही है? हाँ 10th ही है, मैं वो 9th एकदम से याद दिमाग में चला गया। तो 10th में, तो जो अभी राघव चड्ढा का एक एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, जिसमें 2/3 के साथ आप जा सकते थे और जाकर उसमें आप पार्टी बदल सकते हो, उसने क्या किया? वो उसका राइट है, और उसको नहीं पसंद आ रहा, मजा नहीं आ रहा, सभी को ग्रो करने का मौका मिलता है, उसने ग्रो किया, सीधी सी सिंपल सी बात है, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है? लेकिन उसका जो पैरामीटर तय किया जा रहा है, अभी आजकल मैं देख रहा हूं थोड़ा सा बड़ा न्यूज में, कि उसके फॉलोवर 2 मिलियन, कुछ 3 मिलियन लोग चले गए, तुरंत छोड़ गए। सो मतलब अब हमारा अगर किसी का करेक्टर, किसी की बारे में जानने का अगर हमें पता करना है, तो इंस्टाग्राम से पता करें। ये कोई बात हुई? इंस्टाग्राम कोई ऑथेंटिसिटी है कि ये बता देगी कि नहीं ठीक है जी, ये ठीक हो गया? नहीं। उसकी चीजों को हम किसी भी डिसीजन पे बिना कुछ सोचे समझे, हो सकता है उसके साथ क्या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसका पर्सनल डिसीजन है, बाकी 6 और भी हैं, टोटल 7 लोग गए हुए हैं, तो कहीं ना कुछ रहा होगा, इंटरनली चल रहा होगा। ये पॉलिटिक्स है, रोज लोग बदलते हैं, आते जाते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और इंस्टाग्राम से हम करें, सो वो है बात है इसमें, ठीक है। जैसे ध्रुव राठी इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी यही चीज, मतलब उसके बारे में उसका निकाल के कभी ज्वाइन करा, खरीद रहा है, कोई भी खरीदता बेचता है आजकल, जेन्युइन रहे कहाँ गया है? सारी चीजें तो यही चल रही हैं, लोग यूट्यूब में सब्सक्राइबर खरीद ले रहे हैं, 1.5 2 लाख, है ना? सो चीजें हैं, तो इसमें कोई ऑथेंटिसिटी की बात है ही नहीं। खैर, तो यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए सभी लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो शायद ये उसके बारे में या कोई किसी के बारे में नहीं बोल पाता। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको इसमें डिस्कस किया, इसमें आप लिख सकते हो, लिख लिया आपने, यानी अदर मीन्स लाइक सोशल मीडिया से कहीं से भी आप कुछ भी बनाकर किसी के बारे में बोल दो, ठीक है। नंबर इसी के अंदर एक पॉइंट के अलावा दूसरा पॉइंट है कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एक्सपांडेड दिस राइट टू इंक्लूड, इस राइट में कुछ और भी चीजें यूज की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान समझना, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एक्सपांडेड दिस राइट टू इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया? नंबर 1 इस इसमें प्रोपोगेशन वंस व्यू, प्रोपोगेशन one's views and the views of others, views of others, ये चीज इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये चीज इसमें डाले, इंक्लूड किया। दूसरा इसमें इंक्लूड किया इन्होंने एक दूसरा पॉइंट, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या किया? फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी मीडिया को, और राइट टू टेलीकास्ट, वो टेलीकास्ट भी कर सकता है। वो आज की बात अलग है कि हमारे यहाँ एक मीडिया, अब अगर हम इस चीज को मीडिया की, आज की मीडिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन केस में कि भाई
प्रेस राइट कर सकता, प्रेस को फ्रीडम है, लिख सकता है और उस टेलीकास्ट भी कर सकता है कुछ। लेकिन आज की मीडिया क्या कर रही है कि मोदी जी गए, झाल मुड़ी खाई 10 रुपए की, उसको वायरल कर दो। मोदी जी क्या कर रहे हैं, एक में इतनी छोटी छोटी सी चीजें, ऐसा मैंने टेलीकास्ट, ऐसा मैंने नहीं देखा मीडिया को जो एक्चुअल मुद्दे उठाना भूल गई है उस चीज को लेकर। अभी मैं देख रहा था आशा भोसले जो हमारे यहाँ की सिंगर थी, बहुत अच्छी सिंगर, उनकी भी डेथ हुई, रिसेंटली डेथ हुई है, आपने देखा है। तो उसमें उनकी पोती जो थी, तो उसमें ये आया कि उनका जो यहाँ से दुपट्टा है, मैं देख रहा था, इतना घटिया न्यूज मैंने नहीं देखा कि वो दुपट्टा है तो संभाला या कुछ भी किया, तो दुपट्टा गिराकर फूट फूट कर रोई। ये कौन सी न्यूज है भाई? क्या लेवल है? मतलब आदमी रो भी नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, वो कैसे रह रहा है? हमारी मीडिया की अब न्यूज ये सिर्फ रह गई है, वो न्यूज नहीं रह गई जिससे ये लगे कि भाई किसानों का, जैसे अभी कल का न्यूज उठाना चाहिए था, उड़ीसा वाला न्यूज उठाना चाहिए था, इनको नहीं उठाया। जीतू वाला केस बहुत ज्यादा उठा, नहीं उठा। छोटे छोटे यूट्यूबर्स सोशल मीडिया में थोड़ा थोड़ा गया है, जिसने अपनी बहन की हड्डियां लेकर जाके बैंक में दिखाना पड़ा कि मेरी बहन डेथ हो गई तो मेरे पैसे, बहन के पैसे मुझे वापस कर दो। अदरवाइज बैंक पैसा नहीं दे रहा था, उड़ीसा ग्राम बैंक, ग्राम्या बैंक, ग्रामीण बैंक होता है वहां, ग्राम्या बोलते हैं उसको। ये है हमारे यहाँ का मीडिया का आज का हाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को दे रखा है, बट अब क्या कर सकते हैं उस चीज को, कुछ हमारे यहाँ पर जिस चीज को हम ज्यादा छूट देते थे, चीजें कर देते हैं, वो फिर होता नहीं है। प्रॉब्लम हमारे देश का यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे यहाँ फ्रीडम राइट मिला, राइट टू नो गवर्नमेंट एक्टिविटीज, कि हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जान सके, इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच में है कि हम अपनी आवाज उठाएं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें, पॉलिसीज लेकर आ रही है, क्या चीजें हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी भी हैं, राइट टू नो, हमारे पास राइट है इसका जानने का, नो अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव या गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स, इन सभी को हम जान ले, इन सभी को हम देखें। इसके साथ साथ हमारे पास और भी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, बोलने बस का नहीं है, हम किसी के बारे में कुछ ना बोले उसका भी राइट है हमें। कोई ये नहीं कह सकता क्यों नहीं बोल रहे भाई उसके बारे में, दुनिया बोल रही है तुम बोल ही नहीं रहे, कुछ नहीं बोल सकते, इसका भी राइट है मेरे पास। एक्सप्रेस करूं या साइलेंट रहूं, तो इसमें है साइलेंस का है। फ्रीडम अगेंस्ट द प्री सेंसरशिप, ध्यान से इस चीज को ध्यान से रखना, ये कई छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये एक के अंदर आ रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। फ्रीडम अगेंस्ट प्री सेंसरशिप, प्री सेंसरशिप, ये भी इसमें राइट है। इसके साथ और भी राइट है, राइट टू पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक। इसीलिए स्ट्राइक करने पर कभी कभार लाठी चार्ज हो जाता है, बल्कि हमने आजकल स्ट्राइक का नाम दे दिया, पहले इसे प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता था। लेकिन प्रोटेस्ट कहते हैं, अब हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि आप चिल्लाओगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं आपका, इसलिए चिल्लाना बहुत जरूरी हो गया है। अभी नोएडा वाला केस देख लो, नोएडा वाले में हुआ क्या, अगर नोएडा में ये लोग ग्रुप बना के नहीं आते, चिल्लाते नहीं, आवाज नहीं उठाते, तो उनका कोई सुनने वाला था? नहीं सुनने वाला था, तो वो चीजें करनी पड़ी उन्हें। तो सेंसरशिप, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम एक पॉइंट और डाल सकते, राइट टू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक, नॉट द राइट टू स्ट्राइक। लेकिन इसके साथ एक नोट लिख लेना है, इसमें नोट इंपॉर्टेंट चीज भी है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो, कुछ चीजों में आपको बोलना अलाउ नहीं है। जैसे सिक्योरिटी, अगर देश की बात आ जाए, देश की सिक्योरिटी की बात आ जाए, पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए, कोई मोरालिटी की बात आ जाए, किसी की डेफेमेशन की बात आ जाए, किसी के मतलब आप सीधा सीधा आत्मा में घात पहुंचा रहे हो, किसी की लाइफ में आपके कहने से किसी की डेथ हो जाए, और यह हमारी मीडिया खूब अच्छे से करती है, लेकिन उनके ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं लगता। बहुत सारी बच्चियां और फैमिलीज मीडिया की वजह से डेथ कर जाती हैं, आपको पता हो। कई बार उसको इतना ज्यादा उछाल देते हैं, उस केस को इतना डिस्कस करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, अपने टीआरपी के लिए, और सामने वाला डेथ कर जाता है। और जो चीज जाननी चाहिए उसको कभी नहीं लेके आते। कभी ये बताया इन्होंने कि इस एरिया में इस समय इतनी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो इंटेंस हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, और वो किस वजह से बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन है कि बारिश हो गई अभी जस्ट पहले थोड़ा सा,
और मानसून पहले आ गया। अब मॉइस्चर और जब टेम्परेचर दोनों मिल जाते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उसमें हीट, बहुत इंटेंस हीट बढ़ती है। देखिए ये भी रीज़न था। दूसरा आपका जो मानसून है वो भी रीज़न है, ऑस्किलेशन भी रीज़न है, ऐसे बोलते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ साथ कि वो एरियाज में जहाँ ये पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ की समस्याएं क्या चल रही होंगी। हम लेकिन लगे हैं कहाँ, बंगाल के चुनाव में, बाकी फालतू के न्यूज़ में, बाकी अच्छी न्यूज़ में हम जा ही नहीं रहे। तो ये है, नोट में इसमें थोड़ा सा लिख लेना है, नोट में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं लेकिन हमें और भी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। कई बार हम सुप्रीम कोर्ट की भी प्रेस मीडिया वाले नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लिख लो। restrictions can be imposed for reasons like, कैसे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जैसे अभी हरियाणा की एक लड़की पकड़ी गई थी जो पहलगाम वाले केस में, याद है ना, यूट्यूबर थी, वो पाकिस्तान भी गई थी और उसने यूट्यूब में अपने वीडियो के थ्रू उसने पहलगाम की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। जो भी है, ऐसा मानते हैं कि उसके वीडियो से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच गलत तरीके से था। एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी डेफेमेशन, मोरालिटी डेफोमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, मेंट टू ऑफेंस। और जब से पॉडकास्ट चला है, तब से पॉडकास्ट और मीडिया जब से चला है, आदमी घर की लाइफ अपनी स्पॉइल कर दे रहा है। सो रहा है तो वीडियो डाल रहा है, चीजें कर रहा है। इतना स्पीच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देखा मैंने कभी जिसमें आप पर्सनल लाइफ खत्म कर दो। ये बेसिकली हमारा था एक के अंदर केवल। ठीक है, समझ आया इसमें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक वर्ड डाल सकते हैं इसमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो? ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके साथ साथ एक और है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। बिना प्रेसिडेंशियल परमिशन के आप ऐसे नहीं कर सकता कोई। फ्रेंडली रिलेशन के बारे में बात करें। इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें रिस्ट्रिक्शंस में, लिख सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक पॉइंट इसमें लिखना है, कभी कभार मेंस में आपके लिखने में काम आएगा। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये है कि ये एविडेंट जो है, इट इज एविडेंट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये नहीं कहता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कुछ भी लीगल इमोरल चीजों को भी बोलने का। ये रोकता है इस चीज को। आप एक पॉइंट लिख लो इसमें, इट इज एविडेंट दैट इट इज एविडेंट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन freedom of speech and expression cannot confer upon an individual a license upon an individual license to illegal commit illegal or immoral acts, or to incitement वैसे मैंने लिखा है, incite others to overthrow the established government by the established government by the state government by sorry state नहीं, force are unlawful means। ठीक है, सेकंड चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बता देना। नो, ओके।
फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली की अगर हम बात करें तो ये क्या सिमिलरली है, वैसे देखा जाए थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैसे ही जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में था, लेकिन थोड़ा सा चीजें इसमें ध्यान रखने की बात है। असेंबली का यहाँ क्या है? असेंबली का मतलब है कि यहाँ पर बिना आर्म्स के, बिना उसके आप इकट्ठा हो रहे हो, किधर कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ प्रोसेसन कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज है। मतलब आपका ये है कि ये वायलेंट राइट्स को नहीं देता, प्रोटेक्ट करता है उससे, डजंट मतलब दिस राइट डजंट प्रोटेक्ट द वायलेंट, उसको अलाउ नहीं करता है, राइट्स को नहीं करता है, वायलेंस को नहीं करता है। बाकी आप अकेले बैठ के एक साथ मिलकर कुछ भी एक्टिविटीज करो, कुछ भी प्लान करो, या गवर्नमेंट को समझाने के लिए, जैसे अन्ना हजारे बैठे थे जंतर मंतर में, तो उन्होंने लड़ाई नहीं की कभी, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही और चुपचाप बैठे थे, अनशन करना शुरू कर दिया, जूस वूस नहीं पिया, खाना खाना बंद कर दिया, खाना त्याग दिया, छोड़ दिया। ये एक मामला था उसमें। तो ये चीजें हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसके अंदर। कई बार जब आपके कुछ पब्लिक पीस बनाने के लिए या कोई ऐसा खतरा आता है कई बार, तो 144 सेक्शन 144 लग जाती है, धारा 144 लग जाती है, जिसमें आप एक साथ गैदर नहीं हो सकते, जैसे कोविड-19 में था, है ना। तो इस चीज को भी यहाँ पर रखने की हम इसमें बात कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख लो, इसमें से सिटीजन्स कैन असेंबल, इसमें है सिटीजन्स कैन assemble peaceably without arms, peaceably without arms, ठीक है, arms on public land for meeting, on public land for meeting, for meeting, protests or processions, public land, meetings, protests or procession, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये कभी भी ये ऐसा राइट है, प्रोटेक्ट नहीं करता, बचाता नहीं। कब नहीं आपका ये काम करता? जब वायलेंस हो, वायलेंट कुछ चीज हो रहा हो या राइट्स आ जाए, तो उस टाइम पे लाठी चार्ज करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको कोई राइट नहीं मिलता कि आप ऐसा कुछ करें। अदर कॉजिंग कह सकते हैं, कुछ और भी हैं, दोज कॉजिंग ब्रांचेज ऑफ पब्लिक पीस को अगर कोई हर्ट करता है, पब्लिक की पीस को कोई डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, तो उसमें आपको ये हेल्प नहीं करेगा ये राइट, और आपको हो सकता है जेल जाना पड़े, लाठी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बड़ी छोटी सी चीज है बेटा इसमें, बट इसमें ये है, इस चीज को लेकर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर हुआ रिस्ट्रिक्शंस में लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, तो इम्पोज हो सकता है इसमें से। कैसे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होंगे उस चीज को ध्यान से समझना है इसमें। मतलब आपकी फ्रीडम तो है, लेकिन इम्पोज क्या है, रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है? नंबर 1 इज सोवर्निटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आपके प्रोटेस्ट से, आपके किसी ऐसे असेंबल से, मीटिंग से अगर देश की सोवर्निटी इंटीग्रिटी में कुछ नुकसान होता है, तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस करना, इंक्लूडिंग ट्रैफिक एंड सेफ्टी कंसर्न, ट्रैफिक एंड सेफ्टी कंसर्न के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, क्रिमिनल पिनल कोड की बात हो रही है। सीआरपीसी empowers magistrate to prevent empowers to magistrate or empowers magistrate to prevent ये मजिस्ट्रेट को शक्ति देता है, एम्पावर करता है कि आप असेंबलीज को, टू प्रिवेंट असेंबलीज दैट इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और पब्लिक पीस। अगर वो ह्यूमन लाइफ को डेंजर में आने की संभावना है या
पब्लिक पीस भंग होने की संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आप उसमें एक्शन ले सकते हैं और आप इसमें सेक्शन 144 का यूज कर सकते हो पीनल कोड के। मीटिंग नहीं होने दोगे। इसमें 4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते, इसमें 4 लोगों से ज्यादा, 4 और 4 प्लस, ठीक है। हाँ, आचार संहिता जिसे बोलते हो ना, आचार संहिता अलग है, वो भी इसी के उसमें आता है, बट आचार संहिता वर्ड, ये जैसे कि कोविड में या कोई भी जैसे उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं उसमें, किसमें, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। आचार संहिता इसे बोलते हैं, इसे कई बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें है वही चीज कि एक समूह कोई ऐसा दल या कोई ऐसी चीज ना करे, जिस दिन आता वो डेट उसकी अनाउंस हो जाती है कि इस डेट में चुनाव होने वाला है, तो उसे कुछ समय पहले से कि अगर देखो उसमें एक सीधा सा फंडा है आचार संहिता के लिए, हमें ये लगाना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है कि पॉलिटिशियन इकट्ठा होंगे, गैदर होंगे, अपनी बातें करेंगे, पैसा पहुंचाएंगे, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है, सिर्फ इसकी लेकिन लिमिट होती है कि आप बूथ के, मतदान केंद्र के और लोग आसपास लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप मीटिंग नहीं कर सकते जिस दिन मतदान होगा उस दिन, और उसके पहले भी आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, ये होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बोला जाता है, इसको रख सकते हैं। समझ आ गया, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। लेकिन आचार संहिता का एक एक्ट है, ये ध्यान रखना, उस चीज को आप रख लेना उसमें कानूनी तौर पर, और उसमें 2-3 चीजें लगती हैं। धारा 144, तो कोई दंगा वंगा होने लगे तो 144 लग जाता है। अदरवाइज सेक्शन जो होता है वो 123 एंड 126, ये मेन काम करती हैं सेक्शन पीनल कोड के, आचार संहिता में, ध्यान से समझना। आचार संहिता यानी लीगल प्रोविजन में कोई उससे रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू ये चीजें हो जाती हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, कभी ये पूछा जाए कि 123 है क्या चीज, तो 123 में ऐसा होता है कि कोई पैसा का लेन देन ना हो, भ्रष्ट ना हो, धमकी ना दे कोई किसी को और पैसा ना दे। 126 के अंदर क्या होता है कि जिस दिन जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप अपना प्रचार रोक के रखेंगे, जिस दिन तक चुनाव नहीं हो जाता है, जिस दिन से लागू कर दिया जाएगा, यानी पोलिंग से 48 आवर्स पहले ये धारा यानी सेक्शन 126 यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, थर्ड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशंस, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, इसके बारे में कौन बता सकता है, थोड़ा बहुत तो आप बता ही सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी बात तो एसोसिएशन की ऐसी कोई ऐसी बात तो है नहीं, इसमें आप सभी बता देंगे इसमें, ठीक है। मतलब ये कि हमारे भारत के एवरी सिटीजन्स हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कुछ भी ऐसा बना सकता है, बट क्या चीज बेटा, हाँ, हाँ, कुछ भी, सभी सिटीजन के लिए है ये, ठीक है। और कुछ जगह पर काम आता है कि अपनी एसोसिएशन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन डज नॉट एक्सटेंड टू राइट टू रिकॉग्निशन, कि ये एक्सटेंड नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को लेकर, अगर कुछ चीज़ें हैं राइट टू स्ट्राइक में बदल नहीं सकते हो, एज पर एज ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अगर उसके हिसाब से देखा जाए। तो आप इसमें पॉइंट लिख लो पहले कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म associations are unions, societies are organizations, societies are organizations,
societies or organizations, and citizens also have a right not to join associations. कोई अगर एसोसिएशन बन गया है, यूनियन बन गया है, अगर वो कहता नहीं ज्वाइन करो, तो कंपलसरी भी नहीं है, जरूरी नहीं वो ज्वाइन करे, उसका मन है ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, गेट इट। और इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट लिखना है इसमें कि that the right to form association does not extend, the right to form association ये right है, does not extend to a right to recognition or a right to strike, बल्कि हम कर लेते हैं, रिकॉग्निशन करवा लेते हैं हम, आदत तो हमारी अच्छी है। जैसे केजरीवाल साहब को देख लो, अन्ना हजारे को खुद ही देख लो, कौन जानता था 2012-13 से पहले अन्ना हजारे कौन है? जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तब तो कीबोर्ड पैड चल रहा था उस टाइम पर, मोबाइल कीपैड में मैसेज आया, वोट टू अन्ना हजारे, वोट टू अन्ना हजारे। समझ नहीं आया अन्ना हजारे कौन है, बाद में पता लगा कि दूसरा गांधी आ गया अन्ना हजारे। ये भी फोटो में अपनी नोट में अपना फोटो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में पता चला। फिर वहां से आपके केजरीवाल साहब आ गए, केजरीवाल साहब ने पार्टी बना ली, पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बन गए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो गया काम, रिकग्निशन मिल गया वहां से। नहीं, कौन जानता इनको, कोई नहीं जानता था इनको, हु इज केजरीवाल, बट नाउ एवरीबडी नोज अबाउट केजरीवाल। द रीजन बिहाइंड, ये कहां से आया? एक एसोसिएशन से आया, शुरुआत हुई, उसका नाम दिया। तो ये वैसे राइट नहीं देता, डज नॉट एक्सटेंड टू अ राइट टू a right to recognition or right to strike or a right to strike as per सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इस चीज को ध्यान से समझना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे देश में संभव कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रेयर काम करता है। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा रोल देखने को मिला है, जिसमें से आप ये देखेंगे कि अभी 6 पुलिसमैन जो हैं उनको डेथ हुई है कस्टडियल डेथ की वजह से, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है। ये बहुत रेयर हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा। नहीं, कस्टडी में कितने लोगों की डेथ कर दी इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। हमारे पास लॉ नहीं है इस चीज को लेकर। जैसे कल की बात करें, 18 से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, कुछ उससे रिलेटेड, कोई हमारे पास लॉ है उसको पनिशमेंट के लिए? अगर कोई अपने अवार्ड को एज अ टाइटल यूज करता है, नहीं है लॉ हमारे पास, लैक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लैकिंग है। जहां है वहां तो कुछ कर नहीं पा रहे, जहां लैकिंग है वहां तो कुछ वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। इसके बाद इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसमें। restrictions, reasonable restrictions like sovereignty and integrity of India, वही सेम चीज ही जाएगी बार बार, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी बट नोट में लिखना है, इसमें नोट में एक चीज, एंड इसमें नोट में लिखना है, दिस फ्रीडम विल नॉट, दिस फ्रीडम नोट में लिखना है, दिस फ्रीडम विल नॉट entitle any group of individuals to enter into a criminal conspiracy, to enter into a criminal conspiracy or to form any association or to form any association
एनी एसोसिएशन डेंजरस टू द पब्लिक पीस, जो पब्लिक पीस के लिए डेंजरस हो वो नहीं हो डेंजरस टू द पब्लिक पीस, आर टू मेक इलीगल स्ट्राइक, आर टू कमिट अ पब्लिक डिसऑर्डर, आर टू अंडरमाइन, the sovereignty and integrity of India. Sovereignty and integrity of India. समझ आया? एक हाँ, ये चीज को थोड़ा सा देखना है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको 53 में इसमें एक पॉइंट दिया था, मैंने आज पढ़ा था। कभी भी सोवर्निटी, देखो एक चीज कभी पूछ ले ना, सोवर्निटी ऑफ इंटीग्रिटी किस ग्राउंड पर रोकने की बात करा, रेस्ट्रिक्शंस की, एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज किस उसके अंदर कद कर रहा, तो उसके बारे में भी एक अपने शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख लो सभी में। पहला ये सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया किस ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, इसका है ये 16th अमेंडमेंट, 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू। ठीक है, पहला ये पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन लॉ एक्टिविटीज एक्ट है हमारे पास 1967, ठीक है, ऑन लॉफुल, ये ऑन लॉ लिख लो, ऑन लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके थ्रू इसको रखते हैं। ठीक है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक केस हो चुका था बहुत पहले, नागालैंड की आप बात कर सकते हैं, नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, एलम, कई जगह उसमें हुआ है। पहला तो आप नागालैंड वाला लिख लो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऐसा एक एसोसिएशन हुआ था बहुत पहले एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा है टाइगर्स ऑफ तमिल, एलम, LTTE, जो आप अगर फैमिली मैन देखिए तो उसमें इसका जिक्र हुआ है अच्छा खासा। बीच में बजरंग दल भी इसकी उसमें आया था बीच में, क्योंकि वो भी बजरंग दल भी करता है, जब कभी 14 फरवरी को तो बहुत ज्यादा करता है, वैसे वो भी अनलॉफुल काम करता है। तो इसमें है एक और है इस्लामिक सेवक संघ एंड जमीयत इस्लाम हिंदी, ये भी अनलॉफुल डिक्लेयर हुआ था। इस्लामिक सेवक संघ एंड जमीयत इस्लामी हिंदी, ये दो हैं, ये भी दोनों अनलॉफुल एक्टिविटीज में रखे गए थे ये। लेकिन बजरंग दल पर जो बैन लगा है अनजस्टिफाइड, जस्टिफाइड नहीं है कह रहे हैं, तो अभी वो इसलिए ये लोग काम कर रहे हैं, अदरवाइज इन्हें काम तो नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन है तो गलत करते हैं, कई लोगों की, कई बच्चियों की लाइफ, कई लड़कों की लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने, और इसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। नाम लिख लिए सभी के? ठीक है, अब चलते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखें। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या चीजें हैं, क्या हो सकती हैं? ये कोई भी आदमी हमारे भारत का, कोई भी सिटीजन कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। कुछ भी करने का मतलब घूम के, टहलना, घूमना, कुछ भी तरीके से जा सकता है, किसी काम के लिए अपना जा सकता है, उसे रोक नहीं सकता कोई, पर्पज नहीं पूछेगा कि आप कैसे एंट्री हुई। ठीक है, सिर्फ कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज हैं ऐसा जहां पर आपकी जान का खतरा है, वहां जरूर पूछेंगे कि जिससे सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो इसमें ये है, इसमें लिख सकते हो इसके पॉइंट के अंदर, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव, एवरी citizen shall have the right to move freely throughout the territory of India, or to reside or settle, वैसे है ये 5 में,
बट इसमें भी लिख सकते हो, उसमें भी है ऐसा, reside or settle in any part of country. एंड ऑल्सो ये फ्रीडम क्यों है? टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन. किस लिए है ये? टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इमरजेंसी टाइम थोड़ी सस्पेंड होती है. नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाएगा. देखो इसमें इसके 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन ऑफ दिस फ्रीडम. इसके 2 डायमेंशंस, ठीक है. नंबर 1 इज डायमेंशंस में इंटरनल मोमेंट. इंटरनल मोमेंट. नंबर 2 इज एक्सटर्नल मोमेंट. 2 डायमेंशन है. इंटरनल मोमेंट का मतलब विद इन इंडिया. विद इन इंडिया, विद इन इंडिया. और विद इन इंडिया में कैसे बात करें तो आर्टिकल 19 इसके तहत, ठीक है. आर्टिकल 19 का पार्ट ही है. एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल में क्या है? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एंड रिटर्न. ठीक है, इसमें क्या है? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एंड रिटर्न. ऐसा नहीं कि आप वापस ही नहीं आओगे, ठीक है. ये राइट देता है, लेकिन ये किसके अंदर कवर्ड होता है? आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21. ये आप इसमें डाल सकते. ठीक है, ये दोनों इसमें इंपोज हो जाएंगे. रिस्ट्रिक्शंस इसमें कुछ हैं. रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं? प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक. रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करना है? लिख लो, द जनरल पब्लिक. दूसरा, सेफ गार्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कल्चर एंड रिसोर्सेस. इसीलिए ILP वहां लगता है. समझ आया अब आपको? उनके कल्चर रिसोर्सेस को आप डिस्ट्रॉय करोगे, वो आपको मार सकते हैं. इसलिए आपकी सुरक्षा भी रखते हैं, इसलिए आपकी परमिशन भी देते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज है. क्यों? उन लोगों को नहीं समझ आता. वो लोग इतने ज्यादा प्यार मोहब्बत उनको लगता है. अगर आप कभी अरुणाचल में जाओ, अरुणाचल साइड ट्राइबल एरियाज में ना, जो एक्चुअल ट्राइब्स है ना, वो तो जानते हैं कि इंडिया में हम है ही नहीं. अरुणाचल में भी आधे लोग यही जानते हैं कि हम इंडिया में है ही नहीं, इंडिया हमारा नहीं है. मैं गया था अरुणाचल, ईटानगर गया था. ईटानगर से 0 डिग्री वैली, तो वहां पर गया था. तो वहां पर है ऐसी चीजें, और वहां का खाना भी वैसा है, नो डाउट. वहाँ हर चीज नॉन वेज के अलावा कुछ में तो वो है उसका, वहां पर है कि आपको कभी भी खतरा पहुंचा सकते हैं. कई बार जब आप IAS की तैयारी कर रहे हो, कल बन जाओगे, आपकी ड्यूटी अगर वहां पड़ती है तो किताबी काम नहीं आते. किताबी के साथ साथ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे वार्तालाप करनी है, ये इंपॉर्टेंट होगा. आपकी किताबी में जो किताबी लैंग्वेज पढ़ते हो, आप किताब के हिसाब से देखो कि नहीं ऐसे ऐसी चीजें की जाए तो बेटर हो जाएंगी. नहीं, वहां प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएंगी, चीजें बिगड़ जाएंगी. तो यहाँ पर एक तो ये होगा सेफ गार्ड, ये है. एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मोमेंट restrictions in case like prostitutes. Supreme Court upheld movement restrictions in cases like prostitute, public morality, and its अभी बाद में आया है, its affected individuals, यानी ब्रैकेट में पब्लिक हेल्थ. यहां रिस्ट्रिक्शन लगाता है. क्यों? क्योंकि ये एक बीमारी है.
आप गए या ऐसे प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया में चले गए, तो कुछ ऐसा आपको शायद मालूम नहीं हो। कई बार हम वो अलग बात है कि हमारे देश में नो डाउट जवानों का एक अपना है, नाम है, जवान इतना काम करते हैं, देश को बचाते हैं, हर चीज है, जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ता था, झांसी में था मैं, जो झांसी में कैंट है, वहां पर जब एड्स का चेकअप हुआ ना, सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सन्स मिले थे वहां पर एड्स रोगी। बड़ा सारा मामला है। तो हमें कई बार लगता है चीजें, लेकिन उनके साथ भी मजबूरी है कि भाई उनकी फैमिली साथ नहीं रह पाती, दूर रहते हैं, सो जो भी है अपना, तो रिलेशन ये जाना वहां शुरू कर देते हैं। वही चीज, राइट, वही चीज है। तो कई बार इन चीजों को देखकर भी ऐसी चीजें होती हैं, तो उन्हें करना पड़ता है मजबूरी में। कई बार चीजें ऐसी जबरदस्ती भी होती हैं, कई बार ऐसी चीजें हैं। तो देश में है, ठीक है, हमें उस चीज को नहीं करना चाहिए, एक अच्छी उसमें हमें करना है, बात करना है। अदरवाइज सभी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो ये है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ नंबर, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में इसमें अलाउ करता है, एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिसाइड और सेटल। ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया, द पार्ट ऑफ द कंट्री प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। बट डिवाइडेड इनटू, इसमें डिवाइड है, कुछ चीजों को इसको डिवाइड किया गया। पहले वाले में सेम था, इसमें भी यही है, बट इसमें टेम्परेरी रेजिडेंस है आपका, टेम्परेरी रेजिडेंस और परमानेंट सेटलमेंट, दो उसमें रखा गया है। परमानेंट सेटलमेंट दोनों आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं, दोनों में डिवाइड है। ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेरी ही आप रह सकते हैं, परमानेंट भी रह सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसके। रिस्ट्रिक्शंस खास करके किस लेवल पे है, किस चीजों को लेकर है, थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करें तो ये है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जाएंगे, और शेड्यूल ट्राइब्स, वही जो ऊपर लिखा है सेम वही है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ये नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, इस पर चलते हैं। 6 नंबर है ये हमारा, ठीक है आज ही करा इसको करा देते हैं, फिर इसके बाद बाकी का रोक देंगे, कोई नहीं। क्या समझनी थी? ओके, बस ये वाला करा दें, जिससे फिर कल के दिन क्या होगा ना, कल के आपके कुछ इसके इश्यूज क्या क्या थे, क्या क्या, पहले हेट स्पीच में क्या आता है, प्रोटेक्शन इसके अंदर क्या दिया गया है, फिर आर्टिकल 20, 21, ये है थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कल ही होगा। तो मैं इसको केसेस उसेस कल डिस्कस कर लेंगे। किसी भी चीज का आंसर राइटिंग का एक दिन सेशन रख ही लेते हैं, एक दिन फिक्स कर देते हैं इसका, जिस दिन आंसर राइटिंग ही करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सैटरडे रख लेते हैं इसको, है ना, डाउट सेशन एंड आंसर राइटिंग सेशन, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो इसमें इंश्योर करते हैं क्या चीज है इसमें, इसमें अगर देखा जाए, सो एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, ट्रेड और बिजनेस, कुछ भी कर सकते, ये राइट है उसके पास। इस पॉइंट को आप लिख लो, लिख लो इसमें, every citizen has a right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, for their livelihood, for their livelihood.
स्टेट कैन रेगुलेट, स्टेट इसे रेगुलेट कर सकता है, स्टेट कैन रेगुलेट क्वालिफिकेशन, qualification for professions. Number two is state monopolies, state monopolies in specific industries or businesses. Third, immoral and dangerous trade like trafficking, drug trade. ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगती हैं कि आप कोई ऐसा नहीं कर पाओगे ट्रेड जिससे कोई नुकसान करने वाली चीज हो। बाकी की चीजें हम कुछ केसेस हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे जो हम कल उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। ये भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो मुझे बताना है, अभी आपको करना है। ठीक है, खैर, हाँ, अब न्यूज के बारे में आप कह रहे थे कुछ, बताओ। हाँ, न्यूज़पेपर है, मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में, बताओ। द हिंदू में, ओके, ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। फ्रंट पेज यही है ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, यही अनाउंसेस। कौन सी है, कौन सी वाली न्यूज है इसमें से? ओके, हिट्स 5 मंथ लो ऑफ 4.1%, यही ना। चलो मैं इसी में दिखा देता हूँ, इसमें भी है वो न्यूज, आ जाएगा। ये न्यूज है ना जो आपके सामने आप दिख जाएगा इसमें, हाँ, ये जो आ रही है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इस पे, इसमें क्या जानना चाहते हो ये तो मुझे बताओ थोड़ा सा, ये इस न्यूज को पूरा समझाऊं मैं। देखो, इसमें एक आउटपुट ग्रोथ की बात है कि जो आउटपुट ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लो हुआ है। रीजन है 5 मंथ में, इट्स 5 मंथ लो। तो इसमें ये है कि इसमें ये एक ग्राफ, एक तो ये देखो, अगर आप ट्रेडिंग वाले पर्सन हो तो आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। ये अक्टूबर 2025 में ये था, और अक्टूबर के बाद यहाँ जुलाई, ये और यहाँ पर हिट किया था, यहाँ सबसे हाइट में था चीजें। फिर यहाँ से यहाँ 26 मार्च में ये बिल्कुल कम हो गई, यहीं से बता देता है कैसे। अच्छा, अब इसमें आता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये कमी क्यों आ रही है, ये चीजें क्या है इसका। पहले तो हम इस मैप से ही देख सकते हैं पूरे साल का, मार्च 2025 से मार्च 2026 तक का दिया है इस, ठीक है। अगर हम ईयरली इसका निकालेंगे ग्रोथ तो हमारी अच्छी है ग्रोथ, अभी यहाँ 3.29 था, यहाँ पर कितना 4.1, ठीक है। ईयरली में हमने ग्रोथ किया है आउटपुट में, लेकिन हमने सिर्फ इसका काउंट किया है कहां से, 4 मंथ का, वो 5 मंथ का। तो यहां से 5 मंथ में सीधा डाउन ही हुआ है और नीचे हिट हुआ है सीधा जाके, ठीक है, समझ आया यहां से। अब इसमें से ये है कि जो हमारी ग्रोथ है, इसमें ध्यान समझना, ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रो, ये आईआईपी, ये बेसिकली ये आईआईपी क्या है, एक इंडेक्स है इसका, ग्रोथ का इंडेक्स है। इसने ये बताया कि जो 5 मंथ है, जो 5 मंथ लो मार्च 26 में 4.1% इन मार्च में आया है,
लो रहा है, 5 मंथ लो ही गया है नीचे, ऊपर नहीं उठा एक भी। एंड द फर्स्ट मंथ ऑफ डेटा यहां पर ये क्यों हुआ? आफ्टर द वेस्ट एशिया क्राइसिस स्टार्ट हो गया। ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद ये स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, ये मामला आया। इसके बाद फिर इसमें ये हुआ कि अब वेस्ट एशिया आप देख ही रहे हो ना, ये इसे आप बोल सकते हो वो मिडिल ईस्ट एशिया भी कह सकते हो, ठीक है, जो ये आपका ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ जो वॉर हुआ, यूएसए के साथ, यूएसए इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट हुआ, उससे मिडिल ईस्ट परेशान हुआ। मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया, और उसमें से ये हमारे सभी जगह का, हमारा खास करके हमें भी इशूज हुए, क्योंकि हमें भी तो वहां से हमारा ट्रेड भी चलता था, खरीदते भी थे और बेचते भी थे, दोनों था ना इसमें। तो ये ग्रोथ तो नीचे जाना ही जाना है, कहीं की भी हो, केवल हमारी कंट्री की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है, ठीक है मामला। तो इसमें ये है, इसी चीज को लेकर यहां पर इस चीज की बात की। और लो ग्रोथ इन कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में, सभी में हमें क्या हुआ है? ग्रोथ लो आई है। इसके पीछे रीजन वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आपका क्राइसिस स्टार्ट होता है, ये February 28, ये देख लो, जनवरी तक ये ठीक था, इसका मतलब ये कह रहा है जैसे स्टार्ट होने लगा कन्फ्लिक्ट्स, जैसे पहले आया जंजी, स्टार्ट हुआ था ईरान में, जंजी प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद बाकी के प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए धीरे धीरे, फिर अटैक होना शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट इसमें अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, सबसे पहला उनके हिसाब से भी क्राइसिस से ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें कुछ मंथ में, जिससे ये ग्रोथ नीचे गई है। ये इकोनॉमिस्ट भी यही पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर साथ ही साथ मदन ये है सबनाविस चीफ इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के, इन्होंने अलग तरीके से इन्होंने अपनी भी बात कही है। ना ना ना, चीफ जस्टिस का नाम याद रख सकते हो, लेकिन मेन यूपीएससी में खास करके नहीं, अगर पीसीएस दे रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है, बाकी में नहीं, बाकी में जरूरत नहीं है इस चीज की। और इसके बाद ये ओपेक वाला अगर मामले की हम बात करें, ये है ओपेक अनाउंसमेंट एग्जिट फ्रॉम, इसमें देखो ये भी न्यूज में आया हुआ है, इसकी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम समझने का अगर ट्राई करें तो ये भी इसमें क्या हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। बहुत ज्यादा तो ये मुझे अपनी फोटो बीच में लानी पड़ेगी, तब हो गए कुछ। एक सेकंड, मैं इसको समझा देता हूं, इसको भी समझ सकते हो वैसे। देखो इसमें ये दिया है ओपेक ग्रुप की बात की गई, इसमें खास करके यूएई अनाउंसेस एग्जिट फ्रॉम यूएई, ध्यान समझना, यूएई ने एग्जिट किया है, अनाउंस किया है एग्जिट करने के लिए, किससे? ओपेक ग्रुप से। ओपेक ग्रुप में कौन कौन आते हैं? जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसर, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं, ठीक है। उसमें से यूएई ने एग्जिट किया, ये बहुत एक मतलब वैसी न्यूज है, सेंस एकदम से बढ़ाने वाली एक अलग न्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों किया है? वो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसके निकलने से ये क्या हुआ, ये ग्रुप वीक होने की संभावना है, पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। और ये एक वीकनिंग कार्टेल्स, बार्गेनिंग पावर, इन चीजों को लेकर खास करके इसकी न्यूज पूरी कंप्लीट करते हैं कैसे है। तो यूएई ने क्या किया कि अभी कल, रिसेंटली कल की बात है, कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इसने ओपेक को छोड़ा, एक्सपोर्टिंग वाला ये है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, इसका फुल फॉर्म ये है। इसमें कई सारी कंट्रीज हैं। इसमें यह आया कि ये फर्स्ट में से इफेक्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में से इसने कहा है कि पूरी तरीके से अलग होने का ये हटा दिया जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब यूएई पूरी तरीके से पार्ट नहीं रह जाएगा। इसमें यह है कि अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या होगा? स्ट्रिपिंग द ऑयल कार्टेल ऑफ इट्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फॉर द वीकनिंग इट्स लिवरेज ओवर ग्लोबल ऑयल सप्लाईज एंड प्राइसेस। समझ पा रहे हैं? ओवरऑल जो इसका सप्लाई है उसमें भी कमी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, अब प्लस इसके प्राइसेस में भी बढ़ेगा, तेल में फर्क पड़ेगा, ओवरऑल जाने में भी फर्क पड़ेगा, और इसके प्राइस में भी फर्क आएगा, पेट्रोल में, जो भी पेट्रोलियम चीजें हैं, ऑयल्स है, क्रूड ऑयल है, उसमें बढ़ेगा, रेट तो अब बढ़ना ही बढ़ना है, पक्का हो गया। इसके निकलने से प्रॉब्लम तो आएगी। ये इसमें ऐसी ये इसलिए इसमें न्यूज आया है, और कोई बाकी तो सारी चीजें आप जानते हैं, इसमें वही चीज है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अनहैप्पी हुआ है विद ईरान पीस प्रपोजल से,
कहीं ना कहीं कि आप जो पीस प्रपोजल दे रहे हो मैं उससे खुश नहीं हूँ, और उसकी वजह से ये ऐसी चीजें हो रही हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, यूएई टाइप की कंट्रीज निकल रही हैं, चीजें ऐसी हो रही हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये एक मामला ऐसा दिया है, तो हम इसे कह सकते हैं। बस इतना सा पॉइंट है दोनों में, और कुछ? वो- हाँ, भेजा भेजा तो है। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ। हम्म।